काली सास बहू का पूरी सब्जी व्यापार। कोयल ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे रोहन की शादी काजल नाम की एक गरीब लड़की से की थी। रोहन को काजल एक आंख भी नहीं भाती थी क्योंकि काजल का रंग काला था। ये क्या माँ, आपने क्या सोचकर मेरी शादी इतनी काली लड़की से करवा दी? हाँ, अरे घर में क्या एक आपका सांवला रंग काफी नहीं था? बेटा, तू तो अपने बाप के जैसे बातें मत कर। अरे मुझे तो लगा था कि मेरे बेटे को मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं और वो काले गोरे के बीच भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन तू तो। अभी कोयल की बात पूरी हुई ही नहीं थी कि तभी पीछे से उसका पति विभूति बोल पड़ता है। अरे बस करो कोयल, तुमने मेरी ही तरह मेरे बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पता होता कि तुम्हारी पसंद इतनी काली है तो मैं अपने बेटे की शादी कभी भी काजल से नहीं करवाता। जैसे तुम दोनों का नाम है वैसा ही रंग है। बस कीजिए जी आप। आज तक मैंने आपको क्या कुछ नहीं दिया है। आप तो मेरे सारे किए धरे को नामेट कर देते हो। और बात रही काजल की, तो वो बच्ची भी क्या कुछ नहीं करती है। अरे समय से आपके खाने पानी का इंतजाम करती है, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, आपकी सेवा। और क्या चाहिए आपको? माँ, मेरा इस बारे में बात करने का कोई मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रोहन बस जा ही रहा था कि तभी काजल ने उसे रोक लिया। उसके हाथों में पूरी सब्जी की प्लेट थी। कहाँ जा रहे हो जी? तुमसे मतलब? मैंने सभी के लिए पूरी सब्जी बनाई है, उसे खाकर चले जाना। मुझे नहीं खानी है तुम्हारे हाथों की बनी हुई पूरी सब्जी। रोहन गुस्से में दंदनाता हुआ चला गया। मैं भी चलता हूँ। ससुर जी आप तो। अरे नहीं नहीं, तेरे काले हाथों को देखते ही अच्छी से अच्छी चीज का भी स्वाद मानो मेरी जुबान से गायब हो जाती है। मुझे ये पूरी सब्जी नहीं खानी है। मैं चला बाहर बिरयानी खाने। बहू आजा, तो इन दोनों के मुंह मत लग। ये पूरी सब्जी तू और मैं मिलकर खाएंगे। इनसे मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। कोयल विभूति की तरफ देखकर ये सारी बातें बोल रही थी, लेकिन विभूति पर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गाने गुनगुनाता हुआ बाहर आ गया। ये सारा मंजर देखकर काजल बोली, माँ, आप इतने सालों से इस सब को कैसे बर्दाश्त कर रही थी? बस बहू, खुश रहने के लिए बहुत सी चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है। माँ चलिए, अब इन बातों को छोड़िए और साथ मिलकर पूरी सब्जी का मजा लीजिए। हाँ बहू, जरूर। दोनों सास बहू बातें करते हुए मिलजुल कर पूरी सब्जी खाने लगते हैं। वाह बहू, वैसे मानना पड़ेगा, ये पूरी सब्जी तो मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे स्वादिष्ट पूरी सब्जी है। ये चटपटे आलू चने की सब्जी के साथ करारी पूरियों का जवाब नहीं। शुक्रिया माँ। कोयल ने पूरी सब्जी की बहुत ज्यादा तारीफ की और इस बीच वो अपनी अच्छी बुरी खट्टी मीठी सभी तरह की बातों का जिक्र भी कर रही थी। शुरुआत से तेरे ससुर जी ने कभी खुशी से मुझे पैसे नहीं दिए। अगर मैं कभी मांगती भी थी तो मुझे मेरे रंग का ताना देकर चले जाते थे। तभी तो देख, इतने बड़े घर की मुखिया होने के बाद भी मेरी हालत भिखारियों के जैसी हो रही है। सही कहा माँ, मैंने भी अभी रोहन जी से थोड़े पैसे मांगे थे तो उन्होंने भी देने से इनकार कर दिया। ना जाने मेरे रोहन को किसने काले गोरे की पट्टी पढ़ा दी है। आज तो उसने मुझे भी मेरे रंग का ताना दिया। इनकी तरफ से माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बहू, अब ये सब तो मुझे सुनने की आदत हो गई है। तू माफी मत मांग। बेचारी दोनों सास बहू का अपने घर में नौकरों से भी बुरा हाल था, लेकिन वो सब कुछ झेलकर शांति से रह रहे थे। उनके पति उन्हें उठाने के लिए 1 रुपए भी नहीं देते थे। एक दिन काजल बाजार से थोड़ा सा घर का सामान ला रही थी, तब उसे कुछ दिखाई दिया। वहाँ बाजार में एक औरत पूरी कचौरियाँ बेच रही थी। काजल उसे देखकर रुक गई और कुछ सोचने लगी। उस कचौरी वाली के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा थी। ये अकेली औरत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। कैसा हो अगर मैं और माँ जी भी। बस उस औरत को देखकर काजल के मन में एक आइडिया आ गया और उसने घर जाकर सबसे पहले वो आइडिया अपनी सास को बताया। वो सब तो सही है बहू, लेकिन कारोबार की शुरुआत से पहले जो पैसा लगाया जाता है वो हमारे पास कहाँ से आएगा? माँ कोई नहीं, मैं अपने मायके से मिली सोने की चेन गिरवी रखने को तैयार हूँ। अगर हमारा काम चल गया तो हम उस चेन को छुड़ा लेंगे। ठीक है बहू, अगर तुझे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं भी तैयार हूँ। दोनों सास बहू बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर रोहन और विभूति आ गए। क्या बातें हो रही है? वो रोहन जी, हम दोनों कल से पूरी सब्जी बेचने का काम शुरू कर रहे हैं। तुम और माँ? क्यों? मैं बताती हूँ। तुम दोनों में से तो कोई भी हमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देते हो, तो अब से हम खुद ही कमाएंगे।
माँ, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा आपके साथ है। हाँ, अगर ये काली कुछ करना चाहती है तो इसे कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। शुक्रिया, लेकिन मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए। फिर क्या था, अगली सुबह काजल ने अपनी सोने की चैन को गिरवी रख दिया और उससे मिले हुए पैसों से वो पूरी सब्जी बेचने का सामान ले आई और दोनों सास बहू मिलकर अपने पतियों के काम पर जाते ही पूरी सब्जी का ठेला लेकर उसे बाजार में बेचने निकल गई। अरे आ जाओ, बिल्कुल घर जैसी पूरी सब्जी और कहीं नहीं मिलेगी। एक बार आओगे तो बार बार खाओगे। पूरी सब्जी की खुशबू दूर तक जा रही थी और साथ ही कोयल के तीखे चुटकुले लोगों को उनके ठेले पर आने पर मजबूर करने लगे थे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा क्या डाला है इस सब्जी में? यूं समझो कि बहुत ही सारा प्यार डाला हुआ है बहना। अब इतना प्यार है तो ठुकराया नहीं जाएगा। एक प्लेट पूरी सब्जी तो दो। देती हूँ। काजल ने गर्मा गर्म पूरियां सेकी और सब्जी के साथ उस औरत को दे दी। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में दिल खुश कर दिया। ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, कल के लिए भी मेरी एक प्लेट बचा कर रखना। अब से रोज खाया करूंगी। जी जरूर, शुक्रिया। वो औरत चली गई। कोयल इसी तरह से आवाजें लगाती रही और ग्राहक भी वहां पूरी सब्जी खाने आने लगे और शाम तक उनकी सारी सब्जी और पूरियां खत्म हो गई। माँ, पहले दिन हमारी अच्छी कमाई हुई है। भगवान का शुक्र है। रोज यही सिलसिला जारी था। वो लोग पूरी सब्जी बेचने निकलती और शाम तक घर आ जाती। उनकी पूरियां दूर दूर तक सास बहू पूरी सब्जी वाली के नाम से मशहूर हो गई थी। उनकी इस कामयाबी को देखकर रोहन और विभूति को अपने किए पर पछतावा होता था। एक दिन जब वो दोनों घर में ही थी तब रोहन काजल से बोला, काजल मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे समझ आ गया कि तुम कितनी सुंदर हो। और माँ, आप भी मुझ जैसे नालायक बेटे को माफ कर दो प्लीज। तुम दोनों ने वो कर दिखाया है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी कोयल। तुम्हारी मीठी बोली अब मेरे कानों को सुनाई पड़ रही है। तो आखिर आपको समझ आ ही गया। सुंदरता इंसान के चेहरे में नहीं, आंखों में है। आप जिस चीज को जैसे नजरिए से देखोगे वैसा ही पाओगे। अब आप ज्यादा माफी मत मांगिए। वो लोग घर में बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का उनके घर में आया और बोला, ये वही मशहूर पूरी सब्जी वाली का घर है? हाँ जी। मुझे एक्चुअली पूरी सब्जी चाहिए। उस लड़के की बात सुनकर सभी हंस पड़े। चलिए, हमारे ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे हैं, अब हम चलते हैं। हम भी साथ चलेंगे। उस दिन रोहन और विभूति ने भी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर पूरी सब्जियां बेची। अब वो कभी भी उनके रंग के ऊपर उन्हें ताने नहीं देते थे और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अरे करमजली नास पीटी, क्या कर रही है तू? क्या तुझसे सही से हवा भी नहीं की जा रही मेरे ऊपर? अरे कितनी गर्मी लग रही है। टुनटुन चाची जी, मैं आपकी हवा अपनी पूरी जान लगाकर कर रही हूँ। दुनिया भर का खाती है लेकिन ताकत जरा भी नहीं लगाती है, नास पीती कहीं की। जा मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ। टुनटुन माधुरी और उसकी चारों बहनों की चाची होती है। एक हादसे के दौरान उन पांचों बहनों के माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे, जिसके बाद से टुनटुन ने उन पांचों को अपने घर का नौकर बनाकर रख लिया था। जैसे ही टुनटुन किसी को भी कोई काम बताती है, वह फौरन उसकी बातें सुनते हैं और उसका काम करते हैं। इसी प्रकार माधुरी रसोई में एक गिलास पानी लेने के लिए चली जाती है, जिसके बाद टुनटुन उसकी बाकी की छोटी बहनों के ऊपर अत्याचार करने लगती है। अरे ओ शिल्पा, ये कैसे मरे मरे हाथों से पोछा लगा रही है? सही से पोछा लगा, इस फर्श में मेरी शक्ल दिखनी चाहिए। ठीक है टुनटुन चाची, मैं अच्छे से पोछा लगा दूंगी। टुनटुन ऐसा कहकर अपने पास निशा और प्रिया को बुलाती है। बहुत देर से देख रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ खेल रही हो। काम तो जैसे तुम्हारे लिए इस घर के अंदर कोई है ही नहीं। अभी के अभी गार्डन में जाओ और सारे पौधों को पानी दो, और हाँ, उसके बाद रसोई में जाकर बर्तन भी धोने हैं तुम्हें। तभी माधुरी एक गिलास पानी ले आती है। चल माधुरी, अब मेरा सर और दबा दे। जैसे ही माधुरी टुनटुन का सर दबाने लगती है, तभी उसकी सबसे छोटी बहन रोने लगती है। हे भगवान, इन पांचों ने मेरी नाक में दम करके रखा है, और सबसे ज्यादा इस छोटी वाली ने। एक तो पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से रो रो कर और सर में दर्द कर रही है। माँ बाप तो परलोक से धार गए, लेकिन ये पांच औलाद मेरे सर पर थेप गए। अरे जा माधुरी, चुप करा उसको, पता नहीं क्यों गला फाड़ रही है।
चाची जी, मेरी बहन को बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा दूध मिलेगा तो वो दूध पीकर शांत हो जाएगी। अरे तेरा पिता हमारे पास तुम्हारे लिए भैंस छोड़कर नहीं गया जो दूध की लाइन लगाकर तुम्हें देती जाऊं। जा जाकर पानी पिला दे उसे, अपने आप शांत हो जाएगी। बेचारी माधुरी अपनी बहन के पास जाती है और उसे पानी में चीनी घोल कर पिला देती है, जिससे थोड़ी देर के लिए उसकी बहन शांत हो जाती है। ऐसे ही रात को वह चारों छोटी बहनें मिलकर घर के सारे काम करती हैं और खाना भी बनाती हैं। खाना बेस्वाद बनने पर उनकी टुनटुन चाची उन चारों को बहुत सुनाती है, जिसके चलते उन चारों की छोटी बहन को वो दूध तक नहीं देती। टुनटुन चाची जी, बेशक हमें खाना मत दो, लेकिन हमारी छोटी बहन को दूध जरूर दे दो, बिना दूध के वो कैसे जिएगी। अगर ऐसी बात है तो आज की रात तुम चारों कुछ नहीं खाओगे, तुम्हारी छोटी बहन को ही दूध दे दूंगी। देखती हूँ उसे दूध पिलाने से तुम्हारा पेट कैसे भरता है। टुनटुन थोड़ा सा दूध कटोरी में निकालकर माधुरी को दे देती है, जिसके बाद माधुरी अपनी 5वीं बहन को दूध पिला देती है। रात को टुनटुन पैर पसार कर अपने कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन वो पांचों घर की छत पर बिस्तर लगाकर सोती हैं, क्योंकि टुनटुन ने उनके कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवा रखा था। दीदी, अब हमसे टुनटुन चाची का अत्याचार और सहन नहीं होता। दीदी, मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर कब तक हम इतने अत्याचार सहन करेंगे अपनी टुनटुन चाची का? टुनटुन चाची ने हम पांचों को इस घर की नौकरानी समझ रखा है। एक वक्त आएगा जब हमारी छोटी बहन भी इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर ही रह जाएगी। हमारे सर पर छत तक नहीं है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? दीदी, आप हमें कहीं भी लेकर चलो, हम आपके साथ चल लेंगे। भूखे रहकर मर जाएंगे, लेकिन इतने अत्याचार सहन तो नहीं करने पड़ेंगे। तभी उनकी सबसे छोटी बहन भी बोल पड़ती है, तलो तलो तलो, यहाँ से दूध तलो दीदी। अपनी चारों बहनों की बातें सुनकर माधुरी रात के समय ही अपनी टुनटुन चाची के पिंजरे से फरार हो जाती है। वो हमेशा के लिए अपनी चाची का घर छोड़ देती है और चलते चलते जंगलों में पहुंच जाती हैं, जहां पर उन्हें अंधेरा देखकर बहुत ज्यादा डर लगता है। माधुरी रात के समय हिम्मत दिखाती है और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके पत्थर से उन्हें जलाने की कोशिश करती है। जैसे ही आग जलती है, थोड़ी सी रोशनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो रात काट लेते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपनी चारों बहनों से कहती है, हमारे पास घर नहीं है, इसलिए हमें यहीं पर अपना एक छोटा सा घर बनाना होगा, जिसमें हमें लकड़ी और घास की जरूरत होगी। अब निशा और प्रिया, तुम दोनों सूखी लकड़ियां लेकर आओ, मैं और शिल्पा घास लेकर आते हैं, और ईशा तुम हमारे पीछे पीछे ही रहना। होती दीदी, मैं आपके साथ ही लाऊंगी। वह 5 बहनें 2 टीम में बट जाती हैं, जिसके बाद प्रिया और निशा दोनों मिलकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं। तो वहीं शिल्पा और माधुरी नदी किनारे से हरी भरी घास तोड़ कर ले आते हैं, जिसके बाद वो सब मिलकर अपने लिए एक झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। लेकिन अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिसके चलते माधुरी पूरे जंगल में यहाँ से वहाँ भटकते हुए कुछ खाने पीने का ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो मायूस होकर वापस आ जाती है। खाने का मुझे कुछ भी नहीं मिला, बहुत जोरों से भूख लगी है, हे भगवान हमारी मदद करो। माधुरी ऐसा कहती है कि तभी उनकी झोपड़ी के अंदर कई सारे अलग अलग प्रकार के पकवान प्रकट हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर खाना कहाँ से आया? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जुबान पर सरस्वती का पहर हो। एक काम करो ना दीदी, हमारे लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी मांग लो, देखो हमारे कपड़े फट गए हैं। प्रिया के ऐसा कहते ही वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर पोशाक प्रकट हो जाती हैं, जिसे देखकर वो 5 बहनें जादू जादू करके चिल्लाने लगती हैं। अरे वाह, इस घास के घर में तो जादू हो रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। लगता है ये कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई घास का घर है। लॉलीपॉप दीदी, मैं खा लूं क्या? पिज्जा, बर्गर, मोमो, चाउमीन दीदी खा लूं मैं? माधुरी की चारों बहनों को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो 5 बहनें एक साथ मिलकर उस खाने को खाने लगती हैं। उस रात वह पेट भर के खाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन सुबह तक ईशा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसका शरीर आग की तरह तपने लगता है।
जिसके चलते माधुरी के पास अपनी बहन को डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी नहीं होते और वो अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हो? अब मैं अपनी बहन को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी उनकी झोपड़ी के अंदर बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखकर माधुरी हैरान रह जाती है। कौन है यहाँ जो हमारी मदद कर रहा है? मैं सच जानना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताओ, कौन है यहाँ? तभी झोपड़ी के अंदर से उन्हें एक आवाज आती है। मैं हूँ तुम्हारी दोस्त। तुमने मुझे जंगल की चीजों से इकट्ठा करके बनाया है। ये जंगल कोई मामूली जंगल नहीं, बल्कि जादुई जंगल है। और जिन चीजों से तुमने मुझे बनाया है, उन चीजों से मैं एक जादुई घर बन गई हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, क्योंकि अब तुम सभी मेरे दोस्त हो। ये सुनकर माधुरी और उसकी बाकी चारों बहनें भी बहुत खुश होती हैं। हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम हमारी मदद ना करती तो पता नहीं क्या होता। तुम्हें ऐसा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ। मैं हर दुख मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तुम यहाँ जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, बस मुझसे मांग लेना। ये आवाज सुनने के बाद माधुरी की बहनें उससे कहती हैं, चलो दीदी, अब ईशा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ दीदी, ईशा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। अपनी बहनों की बातें सुनने के बाद माधुरी उन पैसों को उठाती है और अपनी बहन ईशा को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती है। इसके बाद ईशा ठीक हो जाती है। उस दिन के बाद से माधुरी अपनी चारों बहनों के साथ उस जादुई घास के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वह जादुई घर से मांग लेती।